अंजू अब भारत नहीं लौटेगी, ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया। पाकिस्तान में उसके पति नसरुल्लाह ने ये बात बताई। झूठ बोलकर पाकिस्तान गई अंजू ने एक के बाद एक झूठ बोले। अंजू ने कहा उसने नसरुल्लाह से निकाह किया, लेकिन ये झूठ निकला। अंजू ने कहा उसके वीजा की अवधि खत्म होने वाली है और वो भारत लौटेगी, लेकिन इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इससे तमाम अटकलें खारिज हो गई हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि अंजू भारत लौटेगी। उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने आकर दोनों की शादी की बात पर मोहर लगा दी है। एक दिन पहले नसरुल्लाह पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के बाहर पाया गया और पाकिस्तानी मीडिया ने उससे अंजू के बारे में पूछा, जिसमें उसने 1 साल के वीजे की बात बताई है। अस्सलाम वालेकुम। ये जगह आप देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, सामने वो बोर्ड लगा हुआ है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नसरुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह। वालेकुम सलाम। नसरुल्लाह भाई, आप मुझे ये बता दें, यहाँ पे आप क्या करने आए थे? यहाँ पे मैं वो वीज़ा एक्सटेंशन लेने के लिए आया हूँ। आपकी मिसेस के लिए? जी जी ठीक। तो उन्होंने कुछ जो रिक्वायरमेंट्स मांगे थे वो मैंने पूरी कर दी अभी, और इंशाल्लाह 1 ईयर का वीज़ा मिल गया है। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन। जी थैंक यू। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की चाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। भारत में उसके पहले पति अरविंद ने भी इसी तरफ इशारा किया है। अंजू और अरविंद का अभी तलाक नहीं हुआ है, लेकिन अंजू ने धर्म परिवर्तन कर पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। अरविंद का कहना है जो महिला अपने पति और बच्चों को छोड़ सकती है, वो कल को नसरुल्लाह को भी छोड़ देगी। एक तरफ अंजू है जो पाकिस्तान में घूम रही है और महंगे महंगे गिफ्ट्स ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में उसके बच्चे और पति हैं, जिनकी जिंदगी अंजू के जाने से पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन अब अंजू के पहले पति अरविंद ने अंजू और नसरुल्लाह को चैलेंज किया है। अरविंद ने कहा है कि जो महिला अपने पति और बच्चों की नहीं हुई तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। अरविंद का कहना है कि बच्चे अंजू से इतना नाराज हैं कि उसका मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर की वजह से बिगड़ा है शाइस्ता और ज़ैनब का खेल। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आप खुद देखिए कि कैसे सीमा ने फेर दिया है शाइस्ता के प्लान पर पानी। शाइस्ता और ज़ैनब की दुश्मन नंबर 1 सीमा हैदर। शाइस्ता और ज़ैनब की राह में आ गई सीमा हैदर। सीमा ने बिगाड़ दिया है शाइस्ता का गेम प्लान। आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है, शाइस्ता की राह का रोड़ा बन गई है सीमा हैदर। आप सोच रहे होंगे कि सीमा और शाइस्ता का क्या कनेक्शन। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पत्नियों शाइस्ता और ज़ैनब की तलाश जारी है। खबरों के मुताबिक शाइस्ता और ज़ैनब अतीक के काले कारोबार से जमा की गई संपत्तियों को बेचने के जुगाड़ में लगी हुई है, जिसमें वकील विजय मिश्रा का नाम भी सामने आया। हाल ही में पुलिस ने मिश्रा को गिरफ्तार किया था। अब एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मिश्रा ने पुलिस को जानकारी दी कि वो अतीक के प्रयागराज और लखनऊ में स्थित बेनामी संपत्तियों के लिए खरीदार तलाश रहा था, जिसे नेपाल में रहने वाला उत्तर प्रदेश का एक माफिया खरीद के लिए तैयार हो गया है। व्हाट्सएप पर संपत्तियों की जानकारी और तस्वीरें साझा होने के बाद सौदा हुआ। इस माफिया और शाइस्ता के बीच मुलाकात होने वाली थी। नेपाल से इस माफिया को भारत आना था, लेकिन वो भारत नहीं आ सका। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सीमा हैदर। सीमा ने नेपाल के रास्ते भारत में कदम रखा था और वो चुपचाप सचिन मीणा के साथ उसके ग्रेटर नोएडा वाले घर में आकर रहने लगी।
बाद में जब ये खबर सामने आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। सवाल यही था कि सीमा नेपाल के बॉर्डर को पार कर भारत में कैसे घुस गई, कैसे इस लड़की ने सिक्योरिटी को धोखा दिया। इस खबर के सामने आने के बाद नेपाल बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, हर आने जाने वालों पर निगरानी बढ़ गई, जिसके कारण नेपाल का ये माफिया भारत नहीं आ पाया और शाइस्ता और जैनब के साथ होने वाली डील फंस गई। शाइस्ता और जैनब अपने जिस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे उसकी डील नहीं हो पाई। सचिन के प्यार में सीमा पाकिस्तान से 3 देशों की सीमाएं पार कर भारत आ गई। इनमें पाकिस्तान, यूएई और नेपाल शामिल है। फिलहाल जांच एजेंसियां और पुलिस उस पर नजर बनाए हुए है और लगातार पूछताछ का दौर जारी है। लेकिन शाइस्ता और जैनब की डील में रोड़ा बनी सीमा ने फिलहाल शाइस्ता का खेल बिगाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पानी पीना खतरनाक हो सकता है और इससे जान भी जा सकती है। अगर आपको यकीन ना हो तो देखिए ये रिपोर्ट। क्या पानी पीना जानलेवा हो सकता है? क्या ज्यादा पानी पीने से जान भी जा सकती है? चौंकाने वाली खबर अमेरिका से आई है, जहां 35 साल की एक महिला ने जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया और उसकी मौत हो गई। एशले समर्स नाम की महिला अमेरिका के इंडियाना की रहने वाली थी। वो अपने पति और 2 बेटियों के साथ वीकेंड ट्रिप पर गई थी। ट्रिप के दौरान उसने खूब बोटिंग की। एशले को काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगी। उसके सिर में जोर का दर्द उठा। शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए उसने 20 मिनट के अंदर 4 बोतल पानी पी लिया, जिसकी मात्रा 2 लीटर बताई गई। आमतौर पर एक इंसान इतना पानी पूरे दिन में पीता है। जिसके बाद एशले अचानक से गिर गईं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आईसीयू में भर्ती हुई, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में दैट मैटर्स कि उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट के साथ पानी लिया है कि प्लेन पानी लिया है, तो दैट मैटर्स ना, कि अगर तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट के लिए साथ लिया होता तो आई थिंक इतना लॉस नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनका जो पानी पीने का टाइमिंग था दैट इज ऑल्सो मैटर्स कि भाई उन्होंने कितनी देर के बाद पानी पीना शुरू किया उन्होंने, और उनको कितनी अवेयरनेस थी कि मैंने कितना कितना पानी पीना है, आधा गिलास पीना कि गट गट करके पीना है, किस तरह से पिया, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं मैम। डॉक्टर्स के मुताबिक एशले समर्स की मौत वाटर टॉक्सिसिटी की वजह से हुई है। एशले के दिमाग में सूजन आ गई थी। शरीर के अंगों में खून की सप्लाई बंद हो गई थी। हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर गर्मी में धूप में कुछ काम कर रहे हो बहुत लंबे समय के लिए, तो हमारे शरीर से नमक का कमी वो होने लगती है। फिर जब हम पानी पीते हैं और वो पानी में अगर कोई नमक ना मिला हो तो वो हमारे बॉडी की जो नमक है, जिसको हम सोडियम कहते हैं, उसको और भी कम कर देती है, जिससे हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम की कमी हो जाती है, जिससे ब्रेन में सूजन का आना, बेहोशी होना, मिर्गी आना और अचानक मृत्यु हो जाना, ये सारी चीजें हो सकती है। पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। पानी पीने से शरीर के सभी टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अमूमन एक दिन में 3 लीटर तक पानी पीने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये भी शरीर के भार पर निर्भर करता है। अभी भी हम वर्कआउट करते हैं या फिर बहुत गर्मी में काम कर रहे हो तो हमारा पानी का इंटेक जो है वो 500 ml से 1 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी वो पानी सादा पानी ना होकर उसमें कुछ न कुछ नमक की मात्रा होनी चाहिए। या तो आप ORS ले लीजिए, या ग्लूकोज का वाटर ले लीजिए, या कोकोनट वाटर लीजिए। पानी जितना लाभदायक है उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है। अमेरिका की घटना सबक देने वाली है, क्योंकि कई बार सोडियम की कमी से आपको चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी होने लगती है, या यहाँ तक कि दौरे जैसी बीमारी भी हो सकती है। और जो ये केस सामने आया है, इस तरीके से मौत की खबर भी सामने आ सकती है। तो चौंकने की जरूरत नहीं है कि पानी पीना हमारे सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन गलत तरीके से पानी पीना हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। सावधानी बरतने की जरूरत है और आराम से सिप सिप करके पानी पीने की जरूरत है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत के बाद में बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उन पर फाइनेंस कंपनी का करोड़ों का कर्ज हो गया था। आरोप है कि कर्ज के दबाव के चलते उनकी जान गई है। पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी के अधिकारी समेत 5 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की जान वसूली गैंग ने ले ली? फाइनेंस कंपनी ने उन पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें आत्महत्या करना जीने से ज्यादा आसान लगा। नितिन देसाई के लिए कर्ज चुकाना मुश्किल होता गया और उन्होंने अपनी जान दे दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है और ये एफआईआर फाइनेंस कंपनी एडलवॉइस कंपनी के अधिकारियों पर हुई है। ये एफआईआर फाइनेंस कंपनी एडलवॉइस के अधिकारियों पर हुई है। नितिन देसाई ने साल 2016 में कंपनी से 150 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिर 2018 में भी देसाई ने 35 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बदले एनडी स्टूडियो की जमीन गिरवी रखी गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं नितिन देसाई ने फाइनेंस कंपनी के दबाव में आकर तो आत्महत्या नहीं की। 2 अगस्त को मुंबई में अपने स्टूडियो में उनका शव पंखे से झूलता मिला था। 4 जुलाई को एनडी स्टूडियो में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब उनकी बेटी मानसी ने महाराष्ट्र सरकार से केस की जांच कराने की अपील की है। नितिन देसाई के घर वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से इंडस्ट्री को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए स्टूडियो भी बंद था। वो नियमित पैसे नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उनका इरादा फ्रॉड करने का नहीं था। वो लगातार कर्ज चुका रहे थे। उन्होंने कई बार लोन कंपनी से बात करने की कोशिश भी की। कंपनी ने उन्हें आश्वासन तो दिया, लेकिन आगे चलकर वे कानूनी कार्रवाई करने लगे। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारियों समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 2016 में नितिन देसाई की एनडी आर्ट कंपनी ने एडलवॉइस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से लोन लिया था। पुलिस इस मामले में एडलवॉइस कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर चंदौली से, जहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की दीवार गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। एक फंसे हुए मजदूर का रेस्क्यू किया गया। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है उसका। निर्माणाधीन बाबा कीनाराम राजकीय मेडिकल कॉलेज की दीवार गिरी। निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जमीन के नीचे पिलर दे रहे थे ये मजदूर, जो कि इसकी चपेट में आ गया। सैयद राजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था और वहीं पर यह हादसा हुआ। ये क्यों लगा रहे हैं? इससे क्या होगा? अमेठी के रहने वाले मोहम्मद आरिफ एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनकी और बाज की जुगलबंदी दिखाई दे रही है। बाज उनके साथ में उनके घर पर रह रहा है। सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरिफ फिर से चर्चा में आ गए हैं और इस बार भी उनकी एक खास पक्षी के साथ जुगलबंदी देखी जा रही है। उनके घर में आ गया है एक बेहद ही खास दोस्त, और वो दोस्त कोई और नहीं, आरिफ के घर में रह रहा ये बाज है। सारस के बाद आरिफ की इस बाज के साथ गहरी दोस्ती हो गई है। आरिफ को सारस की तरह बाज भी घायल हालत में मिला था। आरिफ ने बताया कि किसी ने उन्हें सूचना दी कि बाज गाड़ी से टकराकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बाज को देखकर आरिफ का दिल पसीजा। तुरंत बाज को इलाज के लिए रायबरेली लेकर गए। उसके पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही दम लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती और लगाव गहरा हो गया, जिसके बाद दोनों की एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई। आरिफ बताते हैं कि उन्होंने भारी मन से बाज को आजाद कर दिया, लेकिन बाज बिना आरिफ के रह नहीं पाया। वो वापस उड़ के आरिफ के घर आ पहुंचा और तभी से दोनों फिर से साथ साथ रहने लगे। बाज अब आरिफ के घर वालों से पूरी तरह घुल मिल चुका है। वो दिन भर घर में ही रहता है, बाहर कहीं नहीं जाता। बाज का घर में पूरा ख्याल भी रखा जाता है। लगभग हो गया 1 महीना लगभग हो गया इसको। तब से जा नहीं रहा? जी, तब से जा नहीं रहा है। जाता है तो 1-2 घंटे के लिए कहीं जाता है, फिर वापस आ जाता है। क्या लगता है कि दिनचर्या है इसकी?
ये दिन में आसपास घर के या जो है दरवाजे पे जहाँ लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, या जो ये जाली लगी हुई है गाड़ी खड़ी करने के इसके ऊपर, क्योंकि बाज ऊपर बैठते हैं, जमीन पे बहुत कम बैठते हैं ये, तो ऊंचाई पे हरदम आसपास कहीं न कहीं बैठा ही रहता है, जाता नहीं है। दोस्ती किसी की मोहताज नहीं होती। इंसान और पशु पक्षियों के बीच तो अटूट लगाव होता है। सोशल मीडिया में आरिफ और बाज की खबर तेजी से वायरल हो रही है। दोनों की दोस्ती और प्रेम की चर्चा हर तरफ है, लेकिन इसी के साथ ही वन विभाग को भी इस बात की जानकारी है। बाज को पाला जा सकता है या नहीं, अब इसके लिए नियम खंगाले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।